हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः आपको एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में इकाई 6 का भाग 3 लेकर आया हूं। भाग 3 में हम जैव प्रक्रम पार्ट जो था उसको पढ़ा रहे थे। तो इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो अपलोड कर दिए, उनको आप देख लेना कि किस तरह क्रम से सारी चीज़ें आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी, ताकि आप कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं एनसीईआरटी के वो और तथा जो प्रतियोगी परीक्षाओं दे रहे हैं वो भी क्रम से सारी बातें आप समझ लेंगे। तो किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो वो किसी भी प्रकार से आपका गलत नहीं होगा। तो आप देखिए, तो हमने स्वपोषी भाग 1 में स्वपोषी परपोषी की परिभाषाएं बता दी थी। आज हम चलते हैं विषम पोषी यानी परपोषी पोषण के प्रकार की ओर। तो परपोषी यानी विषम पोषी पोषण के प्रकार को आज हम लेकर चलेंगे। और नए वीडियो आप जब हम अपलोड करते हैं प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं आगे। हरे पेड़ पौधों की भांति जंतुओं में भोजन स्वयं नहीं निर्मित होता। आप जानते हैं स्वयं भोजन सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी बना सकते हैं, जबकि जितने भी जंतु होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, वो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी जंतु सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं, जो निम्न प्रकार होते हैं। आइए चलते हैं। तो विषम पोषी पोषण जो है वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम कहते हैं जंतु संपोषण। अब जंतु संपोषण का तात्पर्य क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जंतु, अब जंतु चाहे जो भी हो, एक कोश के हो चाहे बहुकोश के हो, यानी इस प्रकार के पोषण में जंतु भोजन का सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी जंतु संपोषण वो होता है जिसमें भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है, उसे हम जंतु संपोषण कहते हैं। तो पोषण जो ग्रहण करते हैं उसके आधार भी कई हैं। तो आइए चलते हैं। तो पोषण के आधार पर जंतु जो हैं कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो शाकाहारी। शाकाहारी होते हैं ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में सिर्फ पेड़ पौधों से ही आहार लेते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं या उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम शाकाहारी कहते हैं। और तथा इस प्रकार के पोषण को हम शाकाहारी पोषण कहते हैं। बात आपको समझ में आई होगी कि जो पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को हम शाकाहारी पोषण कहते हैं। देखो लिखा है, इससे शाकाहारी पोषण कहते हैं तथा ऐसे जीवों को शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, हिरन, खरगोश आदि क्या है, ये सब शाकाहारी होते हैं। इसके आगे चलें तो दूसरा होता है मांसाहारी। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इनका भक्षण करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, मोर है, चील है, ये क्या करते हैं, ये मांस को खाते हैं। यानी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होंगे, शाकाहारी पर। यानी गाय, हिरन, खरगोश ये क्या है, इन पर निर्भर रहते हैं। तो जो शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या शाकाहारी जंतुओं को खाकर अपना आहार प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, क्योंकि ये मांस को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, मोर, चील आदि। इसके आगे चलें तो तीसरा होता है सर्वाहारी जंतु। यानी वे, सर्वाहारी से स्पष्ट हो रहा जो सब कुछ खाएं, वे जंतु जो अपना आहार पेड़ पौधों तथा जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। यानी पेड़ पौधों को भी जो खाते हों या पेड़ पौधों की जो जड़, तना, पत्ती, फल फूल आदि खाते हों तथा जंतुओं के मांस को भी खाते हों, तो दोनों से जो प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कुत्ता है, कौवा है, मनुष्य है आदि, ये सब क्या है, ये सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपने जंतु सम पोषण को समझा। वो 3 प्रकार के शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी होते हैं। अब दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण को आप पहले शब्द को समझो क्या कह रहा है। मृत माने मरा हुआ, जीवी मतलब जो मरे पर, हुए पर, जिए, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। लिखा, वे जीव जो अपना पोषण मृत जीव जंतुओं से लेते हैं उन्हें मृतजीवी जीव तथा इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कवक और विषाणु, कवक और जीवाणु, विषाणु जो होता है वो जीव ही नहीं होता है, वो सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी का होता है, बीच की कड़ी होता है। यानी मृतजीवी में कौन आता है, सिर्फ कवक और
जीवाणु ही आते हैं। अब कवक जीवाणु क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे या जंतु जो होते हैं उनके जो अंग या वो स्वयं जीव नष्ट हो जाते हैं तो उनको जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। मतलब वो जब डेड हो जाते हैं तो यानी मरे हुए जीवों से आहार प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण का तात्पर्य आप समझ गए, कवक और जीवाणु ही आते हैं मृतजीवी में। तो आगे चलें, तो आगे है तीसरा पॉइंट, परजीवी पोषण। अब परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर रहकर जिए, उसी को हम परजीवी पोषण कहते हैं। समझते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव पर रहकर प्राप्त करते हैं उसे परजीवी प्राणी कहते हैं, तथा इस पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो आप जानते हैं परजीवी का मतलब होता है दूसरे पर जीना, यानी ये क्या होते हैं, उसी पर रहते हैं, उस जीव को नष्ट पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, बल्कि उससे जो पोषण वो होता है उसे प्राप्त करते रहते हैं, उसी पर रहते भी हैं। तो आगे चलते हैं, तो उदाहरण से समझते हैं, जैसे जोंक है, जोंक आपके शरीर में चिपक जाती है और आपके खून को चूसती है। इससे क्या होता है, उसको आहार भी मिलता है और उस आपके ऊपर रहती भी है। इसी प्रकार आप देखा होगा जंतुओं पर जू रहते हैं, जू क्या होते हैं, आपके शरीर पर रहेंगे प्लस आपसे आहार भी लेंगे, तो इस प्रकार क्या हो जाता, जू भी एक परजीवी जंतु है। आगे चले, फीता क्रम। फीता क्रम एक क्रम होता है, चपटा क्रम, ये आपके शरीर की आंत में रहता है और वहाँ आप रहता भी है और साथ में भोजन भी आपसे ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार लीवर फ्लूक भी आपके शरीर में होता है, जो आपके लीवर में रहता है और आपके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, साथ में उस पर रहता भी है। तो इस प्रकार के कहलाते हैं परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण देखा जाए दो प्रकार का होता है। अब परजीवी पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अंतः परजीवी, एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी से स्पष्ट हो रहा होगा, अंतः माने अंदर, बाह्य माने बाहर, यानी जो अंदर रहे, और बाह्य का मतलब जो बाहर रहे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अंतः परजीवी। वे जीव जो पोषण के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो जीव पोषक के अंदर रहकर, यानी पोषक यानी जो कोई जीव होता है उसी को हम पोषक कहते हैं, पोषक के अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे फीताक्रम, स्कैरिस, लेबर फ्लूक, ये सारे क्या हैं, वो चिड़िया, ये सारे जीव क्या होते हैं, आपके शरीर के अंदर रहकर भोजन भी प्राप्त करते हैं और रहते भी हैं, तो इसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। आगे चलें, तो बाह्य परजीवी वे जीव जो पोषक के शरीर के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे जू है, जोंक है, मच्छर है, मक्खी है, ये सब क्या करते हैं, आपके शरीर के ऊपर रहते हैं और पोषण को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पोषण को हम बाह्य परजीवी, ऐसे जीवों को बाह्य परजीवी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने अंतः परजीवी, बाह्य परजीवी को समझ लिया होगा। तो इस प्रकार आपने जंतुओं के विषम पोषण यानी पर पोषण को समझ लिया, पर पोषण के प्रकारों को समझ लिया। अब हम चलते हैं, तो जंतु जो होते हैं स्वपोषी ना होकर परपोषी होते हैं। परपोषी में मतलब क्या होता है, इसके 5 चरण होते हैं। तो लिखा जंतु संपोषण के मुख्यतः 5 चरण होते हैं, यानी जंतु जो होते हैं सबसे पहले भोजन को अंतर्ग्रहण आपके शरीर में ले जाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण, तो इनको सारी चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं होता क्या है। आइए चलते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर 1 अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण से समझ में आ रहा होगा अंदर ग्रहण करना, यानी भोजन यानी खाद्य पदार्थों को जंतु क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो यानी भोजन या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या होता, हाथों के द्वारा, हाथी सूंड के द्वारा, कीट जो है मुखांगों के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, आप अपने शरीर में ले जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण करते हैं। तो जितने भी जंतु हैं सबसे पहली प्रक्रिया में क्या होता है, भोजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले भोजन ग्रहण किया जाता है। अब ग्रहण जब हो जाएगा तो भोजन का पाचन होगा, यानी वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े जटिल व अविलेय अणु पाचक एंजाइम व जल की सहायता से सरल विलेय घुलनशील अणुओं में बदल दिए जाते हैं, उसे पाचन कहते हैं। कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं, जो बड़े अणु हम ग्रहण करते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कैसे तोड़ना, जो विलेय हो जाए, क्योंकि ये अविलेय होते हैं, ये विलेय हो जाते हैं, तो विलेय अवस्था में पहुंचाना ही पाचन होता है। अच्छा, सभी तत्व ऐसे नहीं होते जो पाचन, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ही पाचन होता है।
अब आगे चलते हैं। तो पाचन आपसे ने समझ लिया है, इसको हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे। अवशोषण। तो अवशोषण में आप क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत के रसांकुरों के द्वारा जो है सरल अणु रक्त द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। यानी सबसे पहले भोजन पाचन हो गया, पाचित हो गया। पाचन क्या हुआ, पाचन में क्या हुआ, सरल विलेय घुलनशील अणुओं में बदल गया, सरल विलेय घुलनशील। अब घुलनशील में बदल गया है तो जाहिर सी बात छोटी आंत में क्या होगा, ये जो घुलनशील अवयव हैं वो अवशोषित कर लिए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। इसी क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण, क्योंकि रक्त में पहुंचेंगे तभी तो आपको ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित यानी जो भोज पदार्थ जो हैं घुलित अवस्था में, इसको अवशोषित करना ही अवशोषण कहलाता है। अब जब अवशोषण हो जाएगा भोजन का, तो आप जानते हैं हमें ऊर्जा मिलती है कोशिका से। कोशिका के कहाँ पर, माइटोकांड्रिया में मिलती है। अब ये भैया भोजन जो है पोषक पदार्थ कहाँ पहुँचने चाहिए, माइटोकांड्रिया तक, यानी पहले कोशिका तक पहुँचे। तो रक्त के द्वारा अवशोषित सरल विलेय भोज पदार्थ कोशिका के जीवद्रव्य में विलीन हो जाते हैं। यानी ये रक्त के द्वारा कहाँ पहुँचता है भोज पदार्थ, ये पहुँचता है कोशिका में, और कोशिका के जीवद्रव्य में विलीन हो जाता है। जीवद्रव्य में विलीन होने के बाद माइटोकांड्रिया में पहुँचता है, जहाँ पर भोजन टूटता है। तो आपने समझा, इस प्रक्रिया में जो विलीन हो जाता है इसी को हम कहते हैं स्वांगीकरण। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बहिक्षेपण। यानी भोजन पचित हो गया, लेकिन सारे पदार्थ अच्छे नहीं होते, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो उन हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना कहलाता है बहिक्षेपण। भोजन के पचने के पश्चात जो अविलेय पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शरीर से बाहर मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो ये बहिक्षेपण हो जाता है। यानी इस प्रकार आपने समझा कि स्वपोषी तो स्वयं भोजन बना लेते हैं, लेकिन जंतुओं के पोषण में जब जाएंगे, जंतु संपोषण जो होता है, यानी जो विषम पोषण होता है, उसके 5 चरण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, जिसे हम एंगेशन कहते हैं। पाचन होता, जिसे डाइजेशन कहते हैं। अवशोषण होता, जिसे हम अब्सॉर्प्शन कहते हैं। स्वांगीकरण को हम एस्मिलेशन कहते हैं। बहिक्षेपण को एजेशन कहते हैं। तो ये 5 चरण आपको गुजरने होते हैं जंतुओं में। जब ये जंतु 5 चरण से गुजर जाते हैं तब उनका भोजन, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, पाचन के बाद अवशोषण होता, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण की क्रिया होती है। तो इस प्रकार आप सारी चीज़ें क्रम से पढ़ते चले जाइए और सारे नोट्स बनाते चले जाइए, ताकि आप कहीं से भी एग्जामिनर किसी प्रकार से आपसे घुमाकर प्रश्न पूछे, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हम दावा करते हैं। तो आप क्रम से पढ़ते चले जाइए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।